A very good morning, dear friends. We'll be discussing today 10 मई का द हिंदू आज हम डिस्कस कर रहे होंगे. So I'll welcome to all of you in this. So the first article which we are going to discuss is on artificial intelligence and cyber security. Dear friends, artificial intelligence and cyber security ये दोनों आपके यूपीएससी और यूपी पीसीएस इन दोनों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि इन दोनों के पेपर्स में ये सिलेबस में आपके बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर सिक्योरिटी हो. सो दिस इज उस लिहाज से हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये. इस आर्टिकल में चारू कपूर जो कि कंट्री डायरेक्टर है एनआईआईटी फाउंडेशन की, बात करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बढ़ रहे सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स की, और उसके आगे वो बात करती हैं ब्लेचली डिक्लेरेशन की, और फिर उसके बाद वो बात करती हैं डिजिटल अवेयरनेस फोस्टर करने की. राइट, तो हम इसको बहुत ब्रीफली एक बार देखते हैं क्या कहने का इसमें कोशिश किया गया है. सो ऑथर इसमें डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इंडस्ट्री को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बिहेवियर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को, व्हेन इट कम्स टू स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्रियल रेल्म, इन सबको बहुत ही शानदार तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्पफुल हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस हमने बहुत सारे देखे हैं, बहुत जगहों पर देखे हैं. राइट, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा चैट जीपीटी. मेजोरिटी ऑफ यू, कई लोग आप में से यूज भी करते होंगे चैट जीपीटी को. सो हमने देखा है कि हाउ दिस artificial intelligence is becoming very helpful to humanity in almost all the dimensions when it comes to their working behavior, right? But आप अगर एक चीज को गंभीरता से देखेंगे, so you will slowly and gradually find out that human perception, the ability of the human to perceive what is real and what is merely generative AI is slowly eroding. What is happening over the period of time is that जो इंसान का ये परसेप्शन है, इंसान की जो क्षमता है इस बात को समझ पाने की, क्या फैक्ट है यानी कि क्या रियल है, क्या सत्य है, एंड क्या जनरेटिव एआई ने बनाया है. यानी कि कौन सा आंसर, अगर आपके पास एक सवाल है, उस सवाल का आंसर आपने खुद से लिखा, यानी मैंने फॉर एग्जांपल खुद से लिखा, और मैंने सवाल का आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखकर आपको दिया. तो एक व्यक्ति की ये क्षमता कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लिखा हुआ है या वो मेरे द्वारा लिखा हुआ है, ये पहचानने की क्षमता एक व्यक्ति की स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो रही है विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत वेग सा एग्जांपल है बट हमारे लिए काम कर जाएगा. सी, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, हमने देखे हैं, बट हमारे लिए जो कंसर्न है, सोसाइटी के लिए जो कंसर्न है, गवर्नमेंट्स के लिए जो कंसर्न है, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कंसर्न है, इंडस्ट्री के लिए जो कंसर्न है, वो है साइबर थ्रेट्स. इसकी वजह से जो साइबर थ्रेट्स उत्पन्न होते हैं वो हमारे लिए कंसर्न है. सो वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए जो उससे थ्रेट्स पैदा हो रहे हैं, जो उससे प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पैदा हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू साइबर रिस्क एंड सेफ्टी. अगर हम उसके एक डेटा की बात करें तो इट इज शोन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ग्लोबल जीडीपी बाय एज मच एज 7 to 10 ट्रिलियन. सो एक डेटा ये कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 ट्रिलियन, 7 से 10 ट्रिलियन ग्लोबल जीडीपी को बढ़ाने की क्षमता रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट एट द सेम टाइम एक पब्लिश्ड रिपोर्ट ये भी कहती है कि दैट इज देयर इज अप्रोक्सीमेटली 1265% इंक्रीज इन फिशिंग इंसिडेंट्स एंड ईमेल्स, एंड along with a 967% increase in credential phishing. और ये हम लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2022 के बाद की बात कर रहे हैं. राइट, हाउ इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई का जो मैनिपुलेट करके यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही है. एक बहुत अच्छा यूज किया वर्ड, दैट इज सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स. Right, it's not only cyber threat is happening now, sophisticated cyber threats is on the rise, and she has started it her एडिटोरियल बाय द एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति, एक बच्चा है छोटा, उस छोटे बच्चे की आवाज में एक कॉल एक माँ को आती है, एक फादर को आती है, दैट आई एम इन ट्रबल, काइंडली सेंड मी सम काइंड ऑफ अमाउंट, और आई एम इन ट्रबल, काइंडली कम टू दिस प्लेस. सो हुआ क्या कि उस बच्चे की आवाज को कहीं सोशल मीडिया से या कहीं से उठाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया और एक कॉल अरेंज करी उस बच्चे के पेरेंट्स को, और उस बच्चे के पेरेंट्स से सर्टेन काइंड ऑफ अमाउंट मांग लिया या सर्टेन काइंड ऑफ
जगह पर उन्हें बुला लिया, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया उनके पेरेंट्स को कुछ भी बताकर। सो दिस इज नोन एज सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन है ये थ्रेट का, राइट। और इसमें बहुत सारी जगहों पर है, जैसे एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी की वजह से साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, सारी चीजें हमें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि अभी दिस इज द टाइम एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू डेवलप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के माध्यम से हमें सॉल्यूशंस डेवलप करने की जरूरत पड़ गई है टू सेफगार्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटीज एंड इवन ह्यूमन राइट्स। So author is of the opinion that this is the perfect time for all of us to collaborate, right, and develop solutions in collaboration to safeguard confidential information, identities, and even human rights, right. So as AI generative continues to mature, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली मैच्योर होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स और आ रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल मैनिपुलेशन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में देखा कि बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कॉग्निशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, राइट। ठीक है, हाँ एक बात ये बिल्कुल फैक्ट है और हमने इस बात को माना है, ऑथर ने भी इस बात को माना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड प्रोडक्टिविटी। इसने प्रोडक्टिविटी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंडस्ट्रियल रेल में 70% तक प्रोफेशनल से इस बात को माना है कि हाँ प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई है, बट उसके साथ साथ मैनिपुलेशन भी एआई के माध्यम से बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, चाहे वो फिशिंग अटैक्स के मामले में हो, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ अटैक्स का हो, चाहे वो प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड मामले हो। इन सारे मामलों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट करके डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी या डेफिनेटली हमारे जो चांसेस ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स या इन सारी चीजों को लेकर जो अटैक्स हैं वो भी डेफिनेटली बढ़े हैं। ठीक है, ठीक है, आगे ब्लेचली डिक्लेरेशन की बात करते हैं। ऑथर आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट कंडक्ट की गई थी, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर एक ब्लेचली डिक्लेरेशन साइन किया गया। इस ब्लेचली डिक्लेरेशन को साइन किया किन कंट्रीज ने? इन ब्लेचली डिक्लेरेशन को साइन किया चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने। इन सारे लोगों ने मिलकर एक ब्लेचली डिक्लेरेशन साइन किया जिसका पर्पस रहा, see over a period of time governments have got to realize that now this is the time with this is to safeguard consumers against the challenges posed by such advanced technologies, right, which allow them to navigate digital spaces safely. So the government has realized that since digital spaces are there to continue, हम digital literacy की बात करते हैं, digital India की बात करते हैं, and the same तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट्स, दुनिया भर के सारी गवर्नमेंट्स डिजिटल स्पेसेस को बढ़ावा दे रही हैं, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही हैं, डिजिटल रिवोल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री इज आल्सो गिविंग सो मच ऑफ वैल्यू टू दिस डिजिटल रिवोल्यूशन। तो गवर्नमेंट्स को भी ये समझ में आ रहा है कि नाउ दिस इज द टाइम टू सेफगार्ड कंज्यूमर्स। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को, हमें सोसाइटी को इन चैलेंजेस से बचाना होगा, और उसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू किया है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेचली डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट्स, राइट। So since this is an important topic, so I'll suggest you to go through Bletchley Declaration in detail कि कहाँ पर हुआ, इसकी सबमिट क्या थी, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये Bletchley Declaration कहाँ पर हुआ, इसकी कौन कौन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनका मैंडेट क्या है, इनका विजन क्या है, ये सारी चीजों को आप एक बार ध्यान से प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, वही बात आगे भी की गई है। फर्स्ट डिजिटल अवेयरनेस, अगर सॉल्यूशंस की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो ऑथर कहती है कि डिजिटल अवेयरनेस को फॉस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टूल्स ऑफ साइबर लिटरेसी के टूल्स यूज करके हमें एक डिजिटल अवेयरनेस फॉस्टर करना सोसाइटी में, चाहे वो इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में हो, सोसाइटी के हर मेंबर तक, सोसाइटी के हर स्टेक होल्डर्स तक इसके बारे में साइबर लिटरेसी पहुंचनी चाहिए यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। एक डिजिटल savvy citizenry बनाने के लिए we can build more robust defense against the threats in the artificial driven digital landscape। और इसमें ऑथर ये भी कहते हैं कि it is not going to be possible only by the governments,
सिर्फ गवर्नमेंट्स ये काम पॉसिबल तरीके से नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत लगेगी, सिविल सोसाइटीज की भी जरूरत लगेगी, अदर आउटरीच ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत लगेगी, जो दुनिया को, समाज को डिजिटल वर्ल्ड के स्पेसिफिकेशंस, डिजिटल वर्ल्ड की अच्छाइयाँ और बुराइयां इन दोनों के बारे में बता सके और बात कर सके, राइट? So guys, this was the article. I'll suggest you once again to go through in detail what is artificial intelligence, go through its basics, what is cyber security, go through its basics, the laws related, what are the other countries doing, what is India doing, right? And for prelims perspective, you must go through Bletchley Declaration, where was the summit happening, what was the mandate of the summit, and all of these concepts. I mean, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, so your idea should be to go and immediately revise anything and everything that you find will be important for you in terms of static content, right? एक बार आपने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढंग से पढ़ लिया, साइबर सिक्योरिटी ढंग से पढ़ लिया, ब्लेस्टली डिक्लेरेशन ढंग से पढ़ लिया आज की डेट में, सो अगर दोबारा आप उसे कल पढ़ रहे होंगे तो दैट विल बी योर रिवीजन, एंड दैट रिवीजन इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? ग्रेट. So the next thing is, are independent journalists on YouTube replacing TV journalists? So the author is of the opinion, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट यूट्यूब पर जो आते हैं वो टीवी जर्नलिस्ट को, जो न्यूज चैनल्स के द्वारा टीवी पर आते हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो ऑथर ने दो इंडिपेंडेंट लोगों से बात की है. वन इज रवीश कुमार, ही वाज इन सीनियर जर्नलिस्ट, एंड कुणाल पुरोहित इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, राइट? इन दोनों से बात की है. हमारे लिए चूंकि इंडिया में और अदरवाइज डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम मीडिया को कहते हैं, मीडिया से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए हम इस हल्का सा इसके बारे में ब्रीफली देखेंगे कि क्या बात हो रही है. सो द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक मोर एंड मोर इंडियंस आर टर्निंग टू यूट्यूब फॉर न्यूज? क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ज्यादा से ज्यादा इंडियंस न्यूज देखने के लिए कन्वेंशनल टीवी चैनल्स या न्यूज चैनल्स ना देखकर यूट्यूब की तरफ बढ़ रहे हैं. सो ऑथर्स कहते हैं, इंटरव्यूज कहते हैं कि मोर देन ट्रस्ट देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन इन कंटेंट. पहली बात तो यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, यानी कि लोगों का कन्वेंशनल टीवी चैनल्स, कन्वेंशनल न्यूज चैनल्स से भरोसा हट रहा है, और उसके साथ साथ उनके पास कंटेंट की भी कमी है. कंटेंट की कमी क्यों है, उसके पीछे का बायस और उसके पीछे का रीजन ये देते हैं कि आज की डेट में जो भी टीवी चैनल्स हैं वो सर्टेन काइंड ऑफ बायस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्टेन काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा या नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक पार्टी के फेवर या डिसफेवर में, राइट? इस वजह से वहां पे कंटेंट का डिक्लाइन हो गया है. वो रैशनल तरीके से चीजों को इवेल्युएट करके जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें किसी के बारे में, किसी के अगेंस्ट में कुछ बात करनी पड़ रही है, इसलिए उनके कंटेंट की कमी हो गई है, और शायद यही कारण है कि लोगों का ट्रस्ट भी वहां से कम हो गया है. ऑथर ये भी कहते हैं कि इट वुड नॉट बी राइट टू से दैट देयर इज कंप्लीट ट्रस्ट इन यूट्यूब. यूट्यूब में लोगों का कंप्लीट ट्रस्ट है, ये बात भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बट हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग इवॉल्व हो रही हैं, यूट्यूब इवॉल्व हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग इस बात को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए पहचान लेंगे कि उनके लिए कौन सा राइट सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू न्यूज, राइट? ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब में वो कहते हैं कि अटेंशन स्पैन्स, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ये कही गई है कि ऐसा क्या हो रहा है, बात यह है कि अटेंशन स्पैन्स की बात हुई है. मॉडर्न सोसाइटी में हमारे जो अटेंशन स्पैन है, किसी एक बात पर ध्यान, लगातार ध्यान रखना, कितने समय तक हम ध्यान रख पाते हैं, उसे हम अटेंशन स्पैन कहते हैं. सो मॉडर्न सोसाइटी में अटेंशन स्पैन्स आज के डेट में बहुत कम हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत शॉर्ट हो गए हैं. इसकी वजह से हम किसी एक न्यूज को बहुत ज्यादा दिन तक उस पर चर्चा नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा उस पर हम प्रोसेस नहीं करते अपने दिमाग में, हम उस न्यूज को या उस घटना को बहुत ज्यादा दिन तक रखते नहीं है. इस वजह से टीवी न्यूज चैनल्स हो या यूट्यूब के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, इन लोगों के पास एक ट्रिक ये आ जाती है, एक आइडिया ये आ जाता है कि हम उस घटना के बारे में, किसी भी संदर्भित घटना के बारे में लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव क्रिएट कर दें कि अगर ये एक्स वाई जेड घटना हुई है तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से आपको देखना चाहिए. इसी अजम्पशन को क्रिएट कर देना, इसी फैक्ट को, इसी इवेंट को, इसी इंसिडेंट को हम नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं या नैरेटिव क्रिएशन कहते हैं, ठीक है?
हाँ, एक और बात है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, इसमें ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को भी इसके अंदर लाने की बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बात कही है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 में हम ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को भी इसके अंदर ले आएंगे। आपने देखा होगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 5,000 कंटेंट क्रिएटर्स की एक समिट को उन्होंने एड्रेस किया था, और उसमें वो डेफिनेटली बात करते हैं कंटेंट को आगे बढ़ाने की, यानी कि यूट्यूब को एक अच्छा मीडियम बताते हैं टू प्रोपोगेट देयर बिलीफ, टू प्रोपोगेट न्यूज एंड टू प्रोपोगेट वट एवर यू नो, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली इज वेरी कंसर्न अबाउट यूट्यूब। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल हमारे लिए हो गया। अगला आर्टिकल हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, रिजर्वेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। इधर पिछले कई दिनों से रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से हमें रिजर्वेशन पे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप इसके एक बार प्लीज जो स्टैटिक कंटेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जो इस बात की गारंटी करते हैं, इक्वालिटी की गारंटी करते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर स्पेशल प्रोविजंस, अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ओबीसी, एससी एंड एसटी कम्युनिटीज, राइट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है दैट रिजर्वेशंस फॉर दिस कम्युनिटीज सेटिंग कैप ऑफ 50% अनलेस अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी रिजर्वेशन कम्युनिटीज के लिए उसे अपहेल्ड किया है कि हाँ, ये सारी कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन देना सर्टेन ग्राउंड्स पर ठीक है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप भी लगाया हुआ है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर नहीं है तो जो जनरल रिजर्वेशन का कैप रहेगा वो 50% ही रहेगा। ठीक है। हाँ, अभी एक नई डिबेट चल रही है सोसाइटी में जिसके बारे में आर्टिकल है, इसीलिए मैं इस आर्टिकल के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है। हमारे लिए जितनी काम की चीजें हैं अपने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वो हम देख रहे हैं। सो डिबेट ये है कि जो मुस्लिम्स ओबीसी, डिबेट ये है कि द डिबेट इज ओवर द इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स इन द ओबीसी कोटा इन कर्नाटका। सो कर्नाटका में मुस्लिम्स को ओबीसी कोटा के अंदर इंक्लूड किया जाए, इस पे डिबेट है। वाइल कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एम ऑफ सोशल जस्टिस, अदर्स अपोज इट citing historical opposition to reservation solely based on religion. So as you all know that the basis of reservation in constitution is socially and culturally backward communities, राइट। तो सोशल और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। इस वजह से एक डिबेट शुरू हुई है, इसके बारे में और भी आर्टिकल्स आएंगे, तो हमारे लिए जो पॉलिटिकल ना होकर जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। सजेशंस भी आए हैं एंड दो सजेशंस इंक्लूड दैट सब कैटेगराइजेशन विद इन रिजर्व्ड कैटेगरीज, एड्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स, extending a reservation to Dalit Christians and Muslims, deliberating on the increase the reservation limit beyond 50%। क्या हमें 50% की लिमिट को क्रॉस करने की जरूरत है, वो वक्त आ गया है उस पर डेलिब्रेशन, उस पर डेलिब्रेट करना, डिस्कस करना। So these measures aim to ensure social justice while maintaining equality as guaranteed in the constitution. So see, whenever you will read philosophy or ethics, you will find out that the highest goal, the highest end objective, the highest pursuit of humanity, when the humanity is organized in the form of society, is to ensure justice, राइट। सो ये सारी चीजें, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे इक्वालिटी हो, या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखने की जरूरत पड़ी है, ये सब कुछ पड़ा, सबकी जरूरत पड़ी है टू इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी, राइट। सो वही बात है कि सोशल जस्टिस मेंटेन करने के लिए और इक्वालिटी गारंटी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारी चर्चा शुरू हुई है। हमारे जितनी काम की चीजें थी वो हमने देख ली। आई सजेस्ट कि आप आर्टिकल 15 और 16 एक बार डिटेल में पढ़ें, उसमें केस लॉज पढ़ें, इसके लिए आप मेंस की प्रिपरेशन भी करें, आर्टिकल 15 और 16 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस भी आप फॉर्मेट करें। आप कहेंगे तो मैं भी आपको मेंस के क्वेश्चंस दे दूंगा। हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी ब्लू कॉर्नर नोटिस की क्या है, और हमने आपको ये भी बताया था कि हाउ ब्लू कॉर्नर नोटिस कौन इशू करता है। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंटरपोल भी कहते हैं, ये इशू करता है। और अभी हमारे केस में ये प्रज्वल प्रवन्ना के लिए नोटिस इशू किया गया था। ठीक है, इसमें और कुछ हमें जानने की जरूरत है नहीं। सीबीआई, हाँ, आपको एक चीज ये जानने की जरूरत है कि इंडिया में सीबीआई जो है वो नोडल एजेंसी है, हमारे देश में सीबीआई नोडल एजेंसी है इंटरपोल के लिए। ठीक है। ब्लू कॉर्नर नोटिस मैंने आपको बताया था कि ब्लू कॉर्नर नोटिस तब रिलेट होता है, तब इशू होता है जब कोई व्यक्ति मिसिंग है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एन इंक्वायरी नोटिस, इसे एक इंक्वायरी नोटिस भी कहते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी मेंबर को देता है
किसी मेंबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो व्यक्ति, उसकी आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए ये इशू किया जाता है, राइट। ठीक है। हाँ, चाइनाज एयरक्राफ्ट फूजियान कंप्लीट्स 8 डे सी ट्रायल। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फूजियान, अगर हम इंडियन डिफेंस सिस्टम की बात करें, इंडिया के नेवर्स की बात करें, तो चाइना अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नेवल एक्सपीडिशंस। जब उसके नेवल कैपेसिटी की बात आती है तो उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो अभी उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है फूजियान, उसने 8 दिन का सी ट्रायल पूरा कर लिया है। तो आपसे फूजियान भी सिर्फ पूछ सकते हैं दैट रिसेंटली देयर वाज अ टर्म फूजियान इन न्यूज, व्हाट इज दिस। आपको पता होना चाहिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना का है। इस एयरक्राफ्ट के बनने के बाद चाइना जो है वो दूसरी कंट्री हो गई है पूरी दुनिया में टू हैव अ सुपर कैरियर विद दिस टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? द टेक्नोलॉजी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapults फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट। सो इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapults लगे हुए हैं एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला चाइना दूसरा देश बन गया है पूरी दुनिया में। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चाइना में, वो डेवलपमेंट्स दिस विल बी वॉच्ड वेरी क्लोजली बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। क्षेत्र में सारी कंट्रीज इस डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से देख रही हैं, which are also planning to build aircraft carriers as Beijing rapidly expands its maritime power and presence। ठीक है। इंडिया और सारी जो चाइना के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है वो सारी इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हैं, और वो सब अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहती हैं, बिकॉज चाइना लगातार अपनी मैरीटाइम पावर और प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, राइट। दो और नाम है, लियाओनिंग एंड शेडोंग। आप देखेंगे कि ये दोनों भी चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर है, लियाओनिंग एंड शेडोंग। आपको सिर्फ इसको कहीं मेंशन कर लेना है, नोट करके रख लेना है, ये लियाओनिंग एंड शेडोंग along with फुजियान, ये तीनों चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। यूपीएससी ने कई बार ऐसा किया है कि 3 वर्ड्स एक साथ देती हैं, लियाओनिंग, शेडोंग एंड फुजियान। व्हाट आर दीज वर्ड्स? सो दीज वर्ड्स आर बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी बात कर लेते हैं। सो इंडिया के पास एक रशियन कैरियर, रिफर्बिश्ड रशियन कैरियर है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जो 2013 में कमीशन किया गया था। एंड हमारे पास एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड, यानी कि एक कंट्री के द्वारा खुद ही इंडिजिनियसली डेवलप्ड और डिजाइंड कैरियर भी है हमारे पास, दैट इज नोन एज आईएनएस विक्रांत, जो सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था। सो वी हैव टू फॉर द टाइम बिंग, द वन इज आईएनएस विक्रमादित्य व्हिच इज रिफर्बिश्ड रशियन कैरियर, and the second one is INS Vikrant, commissioned in 2022. So Vikramaditya and INS Vikramaditya and INS Vikrant are Indian carriers. Vikramaditya was commissioned in 2013 and Vikrant in 2022, right? सो इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग, हम एक और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मधु एस नायर जो चेयरमैन हैं एंड एमडी हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10 साल लगेंगे हमें इसको, 8 से 10 साल लगेंगे हमें इसको बिल्ड करने में। एंड वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू डू इट। और एक इन काउंसिल भी इसमें तैयार हो गया है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इसको अप्रूव भी कर दिया है, और बहुत जल्दी हम लोग इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो तकरीबन 8 से 10 साल इसमें लगेंगे। बट होप फॉर द बेस्ट, डेफिनेटली वन एक हम लोग बहुत जल्दी ही अपना खुद का एक और एयरक्राफ्ट करियर डेवलप कर पाएंगे। आपने देखा होगा कल एक और न्यूज़ था इंडियन आर्मी से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है कि इंडियन आर्मी विल नॉट बी प्रोक्योरिंग नाउ आर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे अपने सारे आर्म्स कैपेबिलिटीज के लिए। अब हम किसी और से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। हाँ, एक रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कोविशील्ड को लेकर। एस्ट्राजेनिका ने एक कंपनी है, उसने कोविशील्ड बनाया था। इंडिया में अभी वैक्सीन बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एस्ट्राजेनिका ने पार्टनरशिप करके कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई थी। तो एस्ट्राजेनिका कंपनी ने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारी इस वैक्सीन की वजह से एक सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टम, एक सर्टेन काइंड ऑफ सिंड्रोम, जिसे टीटीएस कहा जा रहा है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस, दैट इज थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है। इसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो रही है सर्टेन कंडीशंस में। बट इंफॉर्मेशन जो आपको नई इसमें ये मिल रही है वो ये कि ये कोई इंफॉर्मेशन नई नहीं है। ये जब साइड इफेक्ट्स की बात हुई थी, जब कंपनी ने ये वैक्सीन बनाई थी, उसी समय ये बात उन्होंने बता दी थी कि हाँ, रेयर केसेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है।
रेयर केसेस में, कितने रेयर केसेस में? सो ये कहा गया है कि टीटीएस ऑकर्स मोस्टली इन फिट यंग वुमेन, ऐसा कहा जा रहा है, या टीटीएस कंपनी ने, एस्ट्राजेनिका ने बताया कि जो टीटीएस सिंड्रोम है ये फिट और यंग वुमेन में हुआ अराउंड 30, मोस्टली उनमें होगा, वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड 1 to 2 पर लाख, यानी कि हर 1 लाख में तकरीबन 1 से 2 लोगों को ही होगा, किनको होगा, और फिट यंग वुमेन अराउंड 30। और अगर जनरल पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो इट इज एस्टिमेटेड टू अकर इन 2 to 3 केसेस पर मिलियन पीपल वैक्सीनेटेड, यानी कि पर मिलियन में 2 से 3 लोगों को ही होगा जो वैक्सीनेटेड है, राइट। तो बस इसमें ऑथर ने ये कहा है कि वी नीड टू स्टॉप द फियर मॉन्गरिंग ऑन वैक्सीन। सी, ऑथर इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि हमें फियर मॉन्गरिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें डर होकर परेशान होने की और दूसरों को परेशान करने की और इस तरीके के नैरेटिव्स सोसाइटी में बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सी, हमें अल्टीमेटली चूज तो करना ही पड़ता है, राइट, कि मैक्सिमम बेनिफिट्स हम चूज दे सकें सोसाइटी को, मिनिमाइज कर सकें रिस्क और अल्टरनेटिव ऑप्शंस को हम बढ़ा सकें, राइट, ये हमें करना ही पड़ता है। ट्रेड ऑफ्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें हमें ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं और उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही होती है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमारे पास जितनी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, जितनी रिसर्च अवेलेबल थी और जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से हमें जो ठीक लगा, यानी कि गवर्नमेंट्स को जो ठीक लगा, सोसाइटी को ओवरऑल जो ठीक लगा वो किया। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ने कभी किसी डेमोक्रेटिक पैटर्न में कोई आदेश दे दिया या कोई नियम बना दिया तो उसको जनता को अगर वो बात समझ नहीं आ रही तो जनता उसको डायरेक्टली करेगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन डेमोक्रेसी। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ फार्म बिल्स, व्हाट हैपेंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम देखते हैं कि अगर हमारे लिए पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है या कोई भी हमारे लिए कोई रूल बनाता है, स्टेट हमारे लिए कोई भी रूल या कोई भी बाई लॉ बनाती है, एंड इफ द पॉपुलेशन, इफ द सोसाइटी इज नॉट हैप्पी, अगर सोसाइटी उससे खुश नहीं है, जनता उससे खुश नहीं है, सो देयर आर ऑलवेज मेथड्स टू गेट योर ग्रीवांसेस रिड्रेस, राइट। तो ऐसा नहीं है, उस समय जनता को भी लगा था, लोगों को भी लगा था कि हाँ हमें वैक्सीन लगवाने चाहिए और उसके फायदे दिख रहे थे लोगों को, तो लगवाए गए। तो ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी बात को डिस्कस करते हुए वो कहते हैं कि हमें अभी फियर मॉन्गरिंग करने की जरूरत नहीं है वैक्सीन पे, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और ये 2 से 3 लोगों को, इन मिलियन पर मिलियन में 2 से 3 लोगों को हो सकता है, दैट इज नॉट वेरी ट्रू, मतलब ऐसा होगा ही ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, हो सकता है, और ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की, बहुत फियर मॉन्गरिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट, टू कीप yourself fit and healthy, and that's all we are trying to do over this, right? Great. So the next article would be this next article is about bird flu, right, which turns into next into pandemic, right? So the next article is that could bird flu turn into next pandemic. So we are talking about bird flu and the pandemic, so we'll have to go through what is pandemic and bird flu we are going to discuss. So what happens is clearly several states across the country now including Kerala, Maharashtra, Chhattisgarh and Jharkhand, what has happened is that वहां पे विजिलेंट रहने को इन स्टेट्स को कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ ए हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, एक बहुत ही हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का इमरजेंस हमें देखने को मिला है यूनाइटेड स्टेट्स की 8 स्टेट्स में, राइट। नाउ डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें, सो डब्ल्यूएचओ हैज एक्सप्रेस्ड deep concern regarding the increasing transmission of H5N1 bird flu to other species including humans. सी, इस आर्टिकल में जो कंसर्न का विषय है ऑथर के लिए वो ये है कि H5N1 बर्ड फ्लू अदर स्पीसीज में तो ट्रांसमिशन उसका देखने को मिल ही रहा है, बट द प्रॉब्लम इज, द इशू इज, द चैलेंज इज दैट प्रोबेबली दिस माइट ट्रांसफर टू ह्यूमंस, और अगर ये ह्यूमंस में आउटफ्लो हुआ या कैटल्स में हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। कैसे? अभी जो बर्ड फ्लू चल रहा है दैट हैज अफेक्टेड नॉट ओनली डक्स एंड चिकन्स बट आल्सो काउज एंड गोट्स। ये सिर्फ डक्स और चिकन्स को इसने अफेक्ट नहीं किया, बट काउज एंड गोट्स को भी अफेक्ट किया, यानी कैटल को भी अफेक्ट किया। द प्रॉब्लम इज दैट अभी तक तो डक्स एंड चिकन्स या ऐसी बर्ड्स को अगर इन्फ्लुएंस करता था तो हम उनकी कलिंग कर देते थे, यानी कि एक मेजर पॉपुलेशन को जहां हमें खतरा देखने को मिलता था हम उन्हें मार देते थे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन द केस ऑफ कैटल्स। काउज और गोट्स की कंडीशन में ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम उनकी कलिंग कर सकें या उनको इतने सारे लोगों को मार सकें। सो दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए ग्लोबल जूनोटिक एनिमल पैंडेमिक बाय WHO. So WHO is warning about the risk of virus evolving to infect humans and gaining the ability to transmit from human to human. So जो सबसे बड़ा रिस्क WHO को दिख रहा है और वो वार्न कर रहा है वो इसके बारे में कि दिस वायरस माइट इवॉल्व
over a period of time to infect humans, right? And this might also get the ability to transmit from human to human. So these two things are very कंसिडरिंग, ये दो चीजें इसके लिए बहुत कंसिडरेबल हो जा रही हैं कि डब्ल्यूएचओ इन रिस्क क्रिएट करने की बात कर रहा है कि यहाँ पे हमें रिस्क है कि ये इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को एंड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ये दोनों चीजें इनके लिए मुश्किल का विषय है. सो ऑल्दो देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड yet, अभी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो ही रहा है, बट mortality rate among those infected through contact with animals remains high. But अगर mortality rate की हम बात करें, so those among those infected through contact with animals remains high. लेकिन अगर किसी को animals के थ्रू ये डिजीज मिलती है, एनिमल्स के थ्रू अगर किसी के पास ये डिजीज ट्रांसफर होती है, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट थोड़ी हाई है. ये एक चिंता का विषय इनके लिए बना हुआ है. ठीक है, अगर हम थोड़ा डेटा की बात करें, so over the past 15 months WHO has documented 889 human cases across 23 countries, resulting in 463 deaths, a mortality rate of 52%. So this is a major concern, that 52% of mortality rate. Guys, you need to understand this, that you need to aware yourself and your community and people in and around yourself regarding this H5N1 bird flu. ये आपको इसके बारे में सजग रहने की जरूरत है, अपने आसपास के लोगों को सजग रखने की जरूरत है, और अल्टीमेटली एनवायरमेंट को भी आपको सजग रखने की जरूरत है, राइट? बिकॉज मोर्टेलिटी रेट आप देखिए डब्ल्यूएचओ बता रहा है कि 52% है, राइट? अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि दैट दिस परफेक्टली फाइन दैट हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एचपीएआई, जिसे हम कॉमनली बर्ड फ्लू कहते हैं, दिस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन फरवरी 2006. पहली बार ये फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला था. सिंस देन द कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड एनुअल आउटब्रेक्स. तब से हमें बहुत सारे एनुअल आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं डिफरेंट रीजन्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं. बट डब्ल्यूएचओ, ठीक है, दिस इज बीन रिपोर्टेड इन 24 स्टेट्स. 24 अलग अलग राज्यों में ये हमें देखने को मिला है, और 9 मिलियन बर्ड्स को हमने इसकी रोकथाम करने के लिए वी हैव कल इसकी, जब व्हेन वी किल बर्ड्स टू कंट्रोल दिस डिसीज, दिस इज नोन एज culling, right? So it's important to note one more important aspect is there, that vaccination against HPI is not permitted in India, right? So vaccination is not permitted in this case. The reason is that the center maintains that long-term use of vaccination, either the disease has become endemic and therefore widespread, or the infection in affected animals is too difficult to detect, and that is the rationale when they give, while they do not allow the vaccination, right? Okay, accordingly the government of India does not permits any vaccine. Okay, that's great, fine. So that's it, that is the article. That's all for today, guys. Okay, one more article is there, and that is all about flood, the new COVID-19 variants. So the issue is that there are two different new variants, that is KP.2 and KP.1.1. So these are dubbed as flood variants. So you might be aware, you should be aware about this word flood. This can be asked directly in the examination, that what is flood. So flood basically is the new variant for COVID-19, right? So what has happened, that this KP.2, the more dominant strain of the two in particular, is believed to leave past immunity built up from the vaccines and previous infections. So what has happened, that we have seen that there are two new variants of COVID-19 strain, and the more dominant one, KP.2, this is believed to leave past immunity built. Like, we have taken vaccines and we have been previously treated, but what has happened is that this dominant strain, that this evolved strain has has leaped past this community built vaccine. जो हमें वैक्सीन से जो अभी हमें एंटीबॉडीज बनी है, या प्रीवियसली जो भी हमारे पास इन्फेक्शन से हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, उसके ये पास्ट बियॉन्ड निकल गया, यानी कि उसको एक्सीड कर गया, ये उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे वैक्सीन से या इन चीजों से, राइट? So the next thing is important for this is that preliminary evidence found that KP.2 was able to escape the immune protection derived not only from the most updated vaccines but also from the breakthrough infection with JN.1 afterwards, right? So जो most updated vaccines भी अगर आपने लगवाई हैं, तो भी आपको इससे बचाव उसमें संभल और नहीं है. So for the time being, you should not be very much worried about this. You should only be concerned that FLIRT, FLIRT, these are the new COVID-19 variants, and there are two.
KP.2 and KP.1.1. The more dominant one is KP.2, and the thing is that the preliminary evidence shows that KP.2 has been able to escape the immune protection derived from the most updated vaccines even, right? Great. So these are the current affairs for today, and these are from the Hindu. We'll be taking care, and next thing we'll be coming up with for the next day. Great. Nice interacting with you all, guys. Take care.